So now, having completed sections A, B, C and D, we'll now do section E. सेक्शन ई में ब्रॉड क्वेश्चन है 5 मार्क्स का और सीबीएसई ने उसको ब्रेक करके दिया हुआ है, ठीक है। तो वी आर गोइंग टू सॉल्व सेक्शन ई। ओके, सेक्शन ई। तो पहला जो क्वेश्चन 31 ए का नंबर 1, इसमें क्या है देखो, इट्स ए वेरी गुड क्वेश्चन। ये आई थिंक आई हैव सीन दिस क्वेश्चन फॉर द फर्स्ट टाइम हियर। 31 का नंबर ए, ठीक है, ए का 1, it's a graph between v versus 1 by r. Okay, it's a graph between v versus 1 by r. ये v है, ये है 1 by r। एक ऐसा करके पार्टिकल ए का ऐसा ग्राफ है, पार्टिकल बी का ऐसा है। ये है 60 डिग्री और ये है 30 डिग्री, ठीक है। आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ टू चार्जेस q1 एंड q2 बोल रहा है। मतलब इन द फिगर्स OA and OB are the variation of electric potential due to point at a point, variation of electric potential at a point due to two charges q1 and q2 with 1 by r respectively. Okay, you have to identify the nature of the two charges q1 and q2 and number next question is what is the value of q1 by q2, आपको वो जस्टिफाई भी करना है। ओके, अब एक चीज देखो, ये जो लाइन है ना, ये पॉजिटिव क्वाड्रेंट में है और ये पॉजिटिव y एक्सिस तरफ है और y पॉजिटिव y में v है तो स्लोप पॉजिटिव है, और ये जो लाइन है ये नेगेटिव y एक्सिस तरफ है, इसमें v नेगेटिव है। सो q1 इज पॉजिटिव है, q2 इज नेगेटिव, बट इसको करेंगे कैसे? वी नो v इज इक्वल टू kq by r, सो kq into 1 by r v। सो स्लोप को कैसे देते हैं? स्लोप इज tan थीटा इज इक्वल टू v by 1 by r इज इक्वल टू k टाइम्स ऑफ q। स्लोप इज हमेशा y by x, y is v here, x is 1 by r, so y by x is slope that is equal to kq। okay, so पहला क्वेश्चन के लिए स्लोप जो है वो है ये पॉजिटिव है और स्लोप OB जो है वो नेगेटिव है, ठीक है। तो व्हाट इज द नेचर, आइडेंटिफाई नेचर ऑफ द स्लोप, इसका मतलब स्लोप पॉजिटिव है तो QB क्या होगा? पॉजिटिव होगा। QB क्या होगा? यहाँ पे नेगेटिव होगा, बिकॉज़ स्लोप डिपेंड्स ऑन KQ। K तो छोड़ दो, ये Q के ऊपर डिपेंड करता है। K तो कांस्टेंट है, K 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय कूलम्ब स्क्वायर। इसका मतलब नेट से क्या है, Q का इसमें जो चार्ज है वो पॉजिटिव होगा, इसमें वाला क्या होगा? नेगेटिव होगा। अब Q1 क्या होगा? इसमें पॉजिटिव, Q2 क्या होगा? नेगेटिव होगा। नेक्स्ट पार्ट बी में चले जाओ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Q1 बाय Q2। अब Q1 बाय Q2 का वैल्यू कितना होगा? देखो एक चीज, KQ1 आपको क्या देगा? 10 KQ के बदले Q1 लिखा, 10 कितना होगा? 60, then c का वैल्यू कितना? √3। नेक्स्ट KQ इज इक्वल टू 10, इसमें कितना होगा? 30 नहीं होगा, -30 होना चाहिए, तो जगह होगा -1 बाय √3। सो Q1 बाय Q2 आपको कितना देगा? -3। ओके, ये आंसर है। अब 31 के पार्ट 2 में चले जाओ। 2 point charges -2 microcoulomb and 5 microcoulomb are placed at -30,0 centimeter and 30,0 centimeter respectively in an external electric field. E vector is equal to A by x square I cap, where A is 9 × 10⁵ Newton meter square per coulomb. Find the electric potential energy of this configuration. ये चैप्टर 2 का क्वेश्चन है, ठीक है, चैप्टर 2 का क्वेश्चन है। तो इसमें Q1 का वैल्यू दे दिया है, क्वेश्चन में 30 कितना है? 31 का 2, A का 2, तो तुमको Q दे दिया है। Q1 का वैल्यू कितना है? -2 माइक्रोकूलम। Q2 का वैल्यू कितना है? 5 माइक्रोकूलम। एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस क्या है? सी ऐसा है कि एक चार्ज यहाँ पे है, दूसरा चार्ज यहाँ पे, मान लो इनका डिस्टेंस है 60, ठीक है, बिकॉज कोऑर्डिनेट के लिहाज से ये 60,0 है और ये -30,0 है, ठीक है। तो जॉइन देम, इट इज 60 सेंटीमीटर। सो r का वैल्यू जो है वो है 60 सेंटीमीटर, 60 × 10⁻²⁻² मीटर, ठीक है। तो अभी हमको करना है इसको, तो कैसे करेंगे? फॉर्मूला कौन सा होगा? U इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाय R12। K का वैल्यू कितना है? 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर। Q का 1 का वैल्यू कितना है? You have to use the sign into 5 × 10⁻⁶ by
60 into 10 to the power minus 2. So the electrostatic potential energy of the system is minus 0.15 joule. ठीक है, इतना आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इंटरेस्टिंग। इतना वो इंटरेस्टिंग इन द सेंस दैट कुछ अलग लगता है बच्चों को ये क्वेश्चन। टू इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर्स जिसका लीनियर चार्ज ऐसी है माइनस लैम्डा ट्रेस लैम्डा है, आर हेल्ड वर्टिकली पैरेलल टू ईच अदर at distances r apart in free space. Find the nature and magnitude of force per unit length exerted by one wire on the other. ठीक है, इसको करना है। ये है हमारा और में आएगा, और में आएगा। We know from Gauss law E is equal for a line charge lambda by 2 pi epsilon r. ठीक है, lambda is called linear charge density. Okay, so what is the force exerted by on a charge q? q को वैल्यू lambda into l लिख सकते हैं into e, since l is q lambda is equal to charge per unit length, तो q को वैल्यू lambda into l लिख सकते हैं। ठीक है, so force per unit length को small f unit से डिनोट करते हैं lambda into e। ठीक है, अब हमको क्या करना है? पहला क्वेश्चन में देयर आर टू लैम्डा, लैम्डा 1 का वैल्यू माइनस लैम्डा है, लैम्डा 2 का वैल्यू है 3 लैम्डा। सो E1 का कितना होगा? माइनस लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r। ठीक है, अब मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, लिसन कर, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्सर्टेड बाय, देयर आर टू वायर्स 1 and 2, सो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्सर्टेड बाय द सेकंड वायर ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द फर्स्ट वायर कितना होगा? इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड है, ठीक है, lambda 2 into electric field of 1, lambda 2 का वैल्यू कितना है? 3 lambda, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 1 का जस्ट मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, याद रखो, lambda by 2 pi epsilon naught r। ठीक है, ये मॉड है ना तो पॉजिटिव हो जाएगा, 3 lambda square by 2 pi epsilon naught r, ये है वैल्यू। ठीक है, ये हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 31 का क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, 31 का और में आएगा ये क्वेश्चन नंबर 2, a small hollow conducting sphere of radius r1, okay, just hold on, let me rub it। क्या है 31 का क्वेश्चन नंबर 2, इट्स अ ग्रेट क्वेश्चन। ऐसा करके एक स्फीयर है, ठीक है, इसका रेडियस है r1 और एक शेल है ऐसा करके, ऐसा करके, ये r2, ये r3। ठीक है, मान लो इसमें क्या बोला गया है कि a small conducting sphere of radius r1 is given a charge q, मतलब इस स्फीयर का चार्ज कितना है? q है। okay, it is surrounded by concentric conducting spherical shell of inner radius r2, inner radius is r2 and outer radius is r3। if a point charge 2q is kept at the center, इसका मतलब यहाँ पे हमने अगर point charge 2q को रख दिया, हाँ, so you have to find number 1 इलेक्ट्रिक फ्लक्स ढूंढना है, नंबर 2 में इलेक्ट्रिक फील्ड ढूंढना है, नंबर 3 में सर्विस चार्ज डेंसिटी ढूंढना है। तो आपको ना क्वेश्चन नंबर इसके पहला क्या ढूंढना है? सो यू हैव टू फाइंड x इज लेस देन r, देयर इज ए x इज लेस देन r1। अगर x लेस देन r1 मत बोले तो कहाँ है? यहाँ पे होगा, कहीं यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, सो इसमें फ्लक्स कितना होगा? अगर यहाँ पे हम ऐसा करते हैं तो दिस गॉसियन सरफेस एनक्लोज ओनली 2q, सो 2q बाय एप्सिलॉन नॉट। नेक्स्ट नंबर 2 क्या बोल रहा है इसका? इफ x लाइज बिटवीन r1 एंड r2, x लाइज बिटवीन r1 एंड r2, मतलब r1 तो ये है, r2 तो इसका मतलब तुम्हारा अभी जो x जो है ना यहाँ पे आ गया। इसके लिए व्हाट इज द चार्ज एनक्लोज्ड? ठीक है, इसके नेट चार्ज कितना होगा? 5 इज इक्वल टू व्हाट इज, इस सर्कल के अंदर कौन सा कितना चार्ज है? ये q और ये 2q, सो q प्लस 2q बाय एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया ये, कैपिटल 1। अब नंबर 2 इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पूछ रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट distance x from the center, x greater than r3, x greater than r3, ये r3 है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ढूंढना है। यहाँ पे फॉर्मूला है ना, इज इक्वल टू kq by r square, है ना। वी अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ढूंढना, वी अज्यूम दैट ऑल द चार्जेस आर कांस्टेंट एट ए पॉइंट,
सो व्हाट इज द नेट चार्ज, तो इसका नेट चार्ज कितना होगा। एक चीज देखो, ये सेल के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0 होता है, ठीक है, ये याद रखो। सेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0, और द शेल का जो चार्ज है ना वो क्वेश्चन में दिया है -3q है। स्फीयर का चार्ज है q और सेंटर में है चार्ज 2q, तो कितना होगा आपको ढूंढना है। ओके, सो एक चीज देखो, वी हैव टू यूज द कांसेप्ट ऑफ इंडक्शन। ये 2q है तो ये -2q हो जाएगा, ये -2q है तो ये q + 2q हो जाएगा। इसमें कितना होना चाहिए, ये अगर q + 2q, इसमें कितना होगा -q + 2q होगा। और बाहर में कितना होना चाहिए, बाहर में होना चाहिए q + 2q -3sq, इसका मतलब q - 3sq, ये है नेट चार्ज। सॉरी q - q होना चाहिए, ठीक है। सो द ओवरऑल चार्ज, द नेट चार्ज ऑफ द एंटायर सिस्टम इज q - q। सो इसका आंसर कितना होगा, k q - q / x², ठीक है, ये हो गया। अब नंबर 2, इसी का नंबर 2 क्या बोल रहा है, x लाइज बिटवीन r1 एंड r2, x लाइज बिटवीन r1 एंड r2, कहां है r1 एंड यहां पे होगा। इसका नेट चार्ज कितना होगा, नेट चार्ज कितना होगा, ये कैंसिल आउट इसीलिए रहेगा q + 2q / x², ये आ गया, ठीक है। अब बोल रहा है कि क्वेश्चन नंबर 3 अभी, surface charge density on the inner surfaces of number 1 sphere and in the inner surface of the shell। ओके, इनर सरफेस तो ये है स्फीयर का, इसका इनर सरफेस कितना है -2q, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी इज -2q बाय द एरिया 4πx², ये स्फीयर का है। और शेल का कितना होगा, शेल का हो गया इनर सरफेस कितना है -q + 2q / 4πx²। सो डन, ओके, सो डन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 का ए का 1 क्या है, लाइट बल्ब इन ए coil inductor are connected in series across some variable, how will the glow of the bulb be effective if an iron rod को अगर हम इंसर्ट करते हैं coil के अंदर में, अगर हम एक आयरन रॉड को इंसर्ट करते हैं ना, L का वैल्यू ज्यादा हो जाएगा, L का वैल्यू ज्यादा होगा तो XL का वैल्यू ज्यादा हो जाएगा, XL का वैल्यू ज्यादा होगा तो क्या होगा, ब्राइटनेस का कम हो जाएगा, ठीक है। नंबर 2 में क्या है, अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स को अगर डिक्रीज करते हैं तो XL कम हो जाएगा, XL कम होगा तो करंट का वैल्यू ज्यादा हो जाएगा, करंट का वैल्यू ज्यादा, ग्लो क्या होगा ज्यादा, P = I² ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। ये सॉल्यूशन है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, इन एसी सोर्स, ठीक है, जिसका वैल्यू कितना है 280 100 वोल्ट, ठीक है, 280 साइन, इसको एक मिनट मैं इसको रफ कर देता हूँ, अरे ये अच्छा क्वेश्चन था। तो 32 का a का 2 क्या है, ये देखो v दे दिया है 280 साइन 100 पाई t वोल्ट, ठीक है। तो R का वैल्यू कितना है 400 ओम, L is 5 by pi Henry, capacitance is 50 by pi microfarad, okay, so you can find out omega is कितना है 100 pi rad per second, XL is omega L, XC is 1 by omega C, XL का वैल्यू कितना है 100 pi into 5 by pi, ये सब इजी है आप लोग कर सकते हो, ठीक है। 1 by 2 pi 1 by ओमेगा का वैल्यू कितना है, सॉरी ओमेगा का वैल्यू है, ओमेगा का वैल्यू है तुम्हारा 100 पाई, सो 100 पाई into 50 by pi that is equal to 200 ohm, so in the first case you have to find impedance Z is equal to √r² plus XL minus XC the whole square, इसका आंसर कितना होगा 500 ohm, it is solved here so you can check। number 2 IRMS is equal to ERMS by Z, ये इसका आंसर है 0.4 एम्पियर। नंबर 3 कितना होगा, पावर फैक्टर cos phi is equal to R by Z, इसके वैल्यू होगा 0.8, ठीक है। ये सॉल्यूशन है आपके पास, ये दिस इज वेरी इजी, सो डोंट वरी अबाउट ऑल दिस। नेक्स्ट क्या है, देखो राइट द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस ml² t⁻² a⁻², ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 32 का बी का 2 कितना है, एम एल स्क्वायर टी रेज टू माइनस टू ए रेज टू माइनस टू, इतना है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, तुमको पूछा है काइंडली कॉल चेंज 8 एम्पियर टू 2 एम्पियर इन 0.6 seconds if the average EMF is 50 volt calculate the self inductance of the coil। एकदम इजी क्वेश्चन है। L is equal to कितना होगा, mod of E by delta I by delta T। ठीक है, mod of E कितना है 50 by 2 minus 8 by 0.6। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 5 हेनरी। ओके, these are all easy questions। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 33 का ए है म्यू 2 बाई बी माइनस म्यू 1 बाई म्यू इज इक्वल टू म्यू 2 माइनस म्यू 1 बाई आर। ये इजी है, ठीक है, ये डेरिवेशन ये मैं नहीं करने वाला। तो 32 का सॉरी क्वेश्चन नंबर 33 का जो ए का 2 जो है ना, वो क्या है देखो, एक कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। ठीक है, एक कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ, क्वेश्चन नंबर 33 ए का 2, a convex lens of focal length minus 30 centimeter is the object distance। So focal length है 20 centimeter, object is इतना centimeter piece away, so object नेचुरली क्या होता है -30 होगा, बिकॉज ये कॉन्वेक्स लेंस है। फोकल लेंथ कॉन्वेक्स लेंस का पॉजिटिव होगा, कितना होगा 20 सेंटीमीटर। ठीक है, अब you use the length formula 1 by f is equal to 1 by b minus 1 by u, and from here you can get v। okay, 1 by v is equal to 1 by f plus 1 by u। Finally if you use these values you will get v comes out to be 60 centimeter। what is the nature, the question is asking me the nature, it is really inverted and is magnified of course, okay, because v is greater than e। okay, next जो है वो क्या है देखो, लास्ट क्वेश्चन है 33 का और में बी का 2। 33 का और में बी का 2, वो क्या होगा देखो, 33 का और में बी का 2, 33 का और में बी का 2, उसका 1 जो है ना, इट इज 1 by f is 1 by f1 plus 1 by f2। ये है बस, तो ये मैं नहीं करने वाला। अब उसमें क्या क्या चीज दिया है, द वेव लेंथ इज गिवन, इट इज 550 नैनोमीटर। ओके, it is 550 into 10 raised to minus 9 meter, right? And the distance between the two slits is a YBSC question, 1.1 millimeter, it is 1.1 into 10 raised to minus 3 meter। okay, and the distance between the slits and the screen is given 2.2 meter। okay, the question reads as a beam of coherent light of wavelength 550 nanometers is incident normal to the plane of a pair of two slits S1 S2 जिनका width 1.2 into 10 minus 6 meter। width के बारे में we are not interested। okay, and they are separated by a distance of 1.1 millimeter, and the distance between the slits and the screen is 2.2 meter। okay, calculate number 1 fringe width beta lambda capital D by small d। okay, you have these values, lambda b है, capital D by small d, you put and you get 1.1 meter, 1.1 mm। number 2, okay, what is the position of the second dark fringe from the central spot। ये फॉर्मूला क्या है, twice n minus 1 by 2 into beta, n minus half बीटा। बोला कि n का ऑर्डर 2 है, सेकेंड डार्क फ्रिंज, तो n का ऑर्डर कितना है 2 है, तो कितना होगा 2 माइनस हाफ इंटू 1.1। तो इसका आंसर कितना होगा, अगर सॉल्व कर 1.65 mm। the some calculation may be having mistake because I have done it very quickly, please cross check and verify। number 3 क्या है, what will happen to the entire apparatus if the slit is immersed in water। तो एंटायर apparatus को अगर हम वाटर में इमर्स करते हैं, वेवलेंथ डिक्रीज हो जाएगा, वेवलेंथ डिक्रीज होगा तो क्या होगा, फ्रिंज विड्थ क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, बिकॉज़ फ्रिंज विड्थ जो है वो लैम्डा के ऊपर डिपेंड करता है, लैम्डा कम तो फ्रिंज विड्थ कम। so that is what it is। so that is we have ended section E of the paper। so that is how I now what is the final comment of this section set 1 of the CBSE class 12 2026 question paper। it is a moderate question paper, anyone who has studied well will get enough good marks। okay, good marks I mean 90 plus in this paper। and finally if you want to connect with physics hub you are most welcome। we are located in Udarban, a place in Silchar, Assam, India, and I am open for any queries and discussion with regards to physics and BSc physics honors। so assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh।